lesson 4, computing in AWS. So computing means the virtual machine you are creating in AWS. तो उसके अंदर हम लोग देखेंगे Elastic Compute Cloud EC2. Why it is EC2? Because एक E है और दो C है, that's why it is EC2. ठीक है, 2 टाइम EC2, it's EC2. वैसे ही जो स्टोरेज में S3 होता है उसका मतलब है सिंपल स्टोरेज सर्विस S3, 3 टाइम S होता है उसके स्टार्टिंग में वर्ड्स में, इसलिए वो वैसा नाम इन लोगों ने दिया हुआ है इलास्टिक कंप्यूट। उसके बाद में हम लोग देखेंगे Amazon मशीन इंस्टेंस, ये क्या होता है। उसके बाद में डेमो देखेंगे हम लोग, लॉन्चिंग EC2 इंस्टेंस, की पेयर क्या होता है वो देखेंगे। उसके बाद टाइप ऑफ टेनेंसी हम लोग देखेंगे, इलास्टिक IP एड्रेस, इंस्टेंस मेटा डेटा, व्हाट इज इट। और उसके बाद में डेमो देखेंगे हम लोग, इंस्टेंस मेटा सर्विस का डेमो देखेंगे, और लॉन्चिंग विंडोज इंस्टेंस भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे इंस्टेंस परचेसिंग ऑप्शंस कौन कौन से हमारे पास है, और उसके बाद लास्ट हम लोग डेमो देखेंगे, स्टॉपिंग एंड टर्मिनेटिंग द इंस्टेंसेस। So let's start with Elastic Compute Cloud. What is it? So Elastic Compute Cloud is a web service. Okay, is a web service that provides secure, resizable compute capacity in the cloud. अभी इसके बाद में ये बोल रहे हैं secure, resizable compute capacity in the cloud, मतलब anytime you can increase the size of resources, मतलब RAM, CPU, your storage, anything that is related to EC2 instance, वो आप easily resize कर सकते हैं। उसके बाद it allows user to rent virtual machines, virtual computer on which to run their own computer application। तो हम लोग क्या करने वाले, हम लोग क्या करते हैं, EC2 इंस्टेंस बनाते समय हम लोग एक वर्चुअल मशीन रेंट करते हैं। वो रेंट करने के बाद हम लोग वो वर्चुअल मशीन्स में अपने एप्लीकेशंस इंस्टॉल करते हैं, और उसको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उस वर्चुअल मशीन को एज अ सर्वर बनाते हैं इन द क्लाउड। एंड वी कैन लॉन्च 1 to 1000 इंस्टेंस, कितने भी इंस्टेंस हम लोग लॉन्च कर सकते हैं। उसके बाद देयर आर द कैटेगरीज ऑफ इंस्टेंसेस। अब ये जो इंस्टेंस हम लोग बना रहे हैं, EC2 इंस्टेंस वर्चुअल मशीन, ये जो वर्चुअल मशीन्स हम लोग क्लाउड में बना रहे हैं, इसकी कुछ कैटेगरी बना के रखी गई है। तो वो कैटेगरी कैसे होती है, जैसे पहली एक कैटेगरी है जनरल पर्पस। तो जनरल पर्पस में क्या होगा, इट्स आइडियल फॉर बिजनेस क्रिटिकल एप्लीकेशन, स्मॉल एंड मिड साइजेबल डेटाबेस, वेब टियर एप्लीकेशन एंड मोर। तो छोटे मोटे एप्लीकेशंस डिप्लॉय करने हैं, तो उस केस में आप जनरल पर्पस इंस्टेंस आप बना के उसको यूज कर सकते हो। उसके बाद हम लोग सेकेंड कैटेगरी देखते हैं, जैसे कि कंप्यूट ऑप्टिमाइज। कंप्यूट ऑप्टिमाइज में क्या होता है, आइडियल फॉर हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, बैच प्रोसेसिंग, वीडियो एनकोडिंग एंड मोर। जैसा कि हमारा कुछ हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस हमें करना है, और हमें हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग वर्चुअल मशीन से, तो इस तरह के कंप्यूट ऑप्टिमाइज जो इंस्टेंस है, जो वर्चुअल मशीन है, वो हम लोग रेंट पे ले सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, आपका जो CPU पावर रहेगा वो हाई रहेगा, उसके वजह से आपको जो परफॉर्मेंस मिलेगा वो बहुत अच्छा उसमें मिलेगा। थर्ड है मेमोरी ऑप्टिमाइज। मेमोरी ऑप्टिमाइज से आपको समझ में आता होगा कि इसमें RAM वगैरह काफ़ी रहती है, RAM का साइज ज़्यादा रहता है, जिसके वजह से आपकी जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस है वो बहुत ही फास्ट होते हैं। रियल टाइमिंग में आपको कुछ इन एंड आउट करना है मशीन से, तो मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड वाला जो मशीन है वो बहुत यूजफुल है। उसके बाद में एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग, जैसे हाई लेवल ऑफ गेमिंग और आपको हाई लेवल ग्राफिक्स आपको चाहिए, तो उस केस में एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग जो टाइप है वो आप यूज़ कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है, ग्राफिक्स कार्ड का जो ये रहता है, जो परफॉर्मेंस रहता है वो बहुत अच्छा होता है। उसके बाद में स्टोरेज ऑप्टिमाइज्ड है। तो स्टोरेज से समझ में आता है कि जो EC2 इंस्टेंस हम लोग बनाते हैं उसके अंदर में हमें स्टोरेज काफ़ी अच्छा मिलेगा, और जैसे कि आइडियल फॉर नो सीक्वल डेटाबेस, वेयर हाउसिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। तो इस तरीके, जैसे कि आप हडूप वगैरह में कुछ आपका कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हो, तो आप स्टोरेज ऑप्टिमाइज्ड EC2 इंस्टेंस आप कॉन्फ़िगर करो, जिसमें आपको बहुत अच्छा
डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम मिलेगा, HDFS, ये सब चीज़ें आपको मिलेगी। तो ये स्टोरेज ऑप्टिमाइज आप देख सकते हो। तो अगर मैं इसका मोर डिटेल में अगर हम लोगों को देखना है कि इंस्टेंस की कैसे कैसे कैटेगरीज है, तो वेबसाइट में मैं स्विच करता हूँ। तो हम लोग अभी AWS के वेबसाइट में है। यहाँ पर बहुत अच्छे से डिटेल में दिया हुआ है कि Amazon EC2 इंस्टेंस टाइप कौन कौन से है। तो यहाँ पे जनरल पर्पस में मैं हूँ जनरल पर्पस में, और ये कैटेगरीज है जैसे A1, T3, T3A, T2, M6, M5। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज है, और उसके अंदर में, उस कैटेगरी के अंदर में इंस्टेंस है। जैसे कि A1 मीडियम, अभी मैं A1 कैटेगरी में हूँ, तो A1 के अंदर में मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, 2 एक्स्ट्रा लार्ज, 4 एक्स्ट्रा लार्ज और मेटल, इस तरीके से उसके कॉन्फ़िगरेशन है। अभी जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, मीडियम में क्या होगा, एक CPU होगी, 2 मेमोरी होगी, EBS जो स्टोरेज रहेगा वो EBS। अब ये जो EBS स्टोरेज क्या होता है, इज अ काइंड ऑफ स्टोरेज, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज इसको बोलते हैं। दिस इज अ ब्लॉक स्टोरेज। ब्लॉक स्टोरेज में क्या होता है, हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। और एक होता है ऑब्जेक्ट स्टोरेज, जैसे S3 एक स्टोरेज है, ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट स्टोरेज है, उसमें हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो ये जो EBS है, इज इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, ये हमेशा EC2 इंस्टेंस के साथ में आता है, और इसका जो नेटवर्क परफॉर्मेंस रहेगा इस इंस्टेंस का, वो 10 Gbps के करीब में रहेगा। तो वैसे ही अगर लार्ज की तरफ जाते हैं तो उसमें थोड़ा सा CPU बढ़ जाएगा, मेमोरी का साइज बढ़ जाएगा। एक्स्ट्रा लार्ज में जाएंगे तो और ज़्यादा रैम हमें मिलेगी, 2x लार्ज, 4x लार्ज मेटल, इस तरीके से इसकी कैटेगरी है। वैसे ही अगर T3 की तरफ जाते हैं तो T3 में क्या होगा, आर द नेक्स्ट जनरेशन बस स्टेबल जनरल पर्पस इंस्टेंस टाइप दैट प्रोवाइड द बेसलाइन लेवल ऑफ CPU परफॉर्मेंस। तो इस तरीके से ये कैटेगरीज है जनरल पर्पस की। वैसे ही T3 नैनो, तो इसमें आप देख सकते हो हम लोग जो बनाते हैं मशीन इंस्टेंस फ्री टीयर में, वो होता है T2 लेवल का। जो Amazon हम लोग को फ्री टीयर में प्रोवाइड करता है वो होता है T2 लेवल का। T2 के अंदर में हम लोग बनाते हैं T2 माइक्रो, स्मॉल, नैनो, इस तरीके से इसके कॉन्फ़िगरेशन है। तो T2 माइक्रो हम लोग बनाते हैं मैक्सिमम टाइम, तो उसमें एक CPU रहता है, CPU क्रेडिट्स होते हैं, मेमोरी 1 GB का रहता है, स्टोरेज, और इस तरीके से सारे कॉन्फ़िगरेशन है। वैसे ही मैं अगर कंप्यूट ऑप्टिमाइज में जाऊंगा तो C से ये देखो स्टार्ट होता है, C से इसका स्टार्टिंग है। जितनी भी इसके सीरीज है, जितने भी इसके इंस्टेंस है, उसका नाम स्टार्ट होता है C से। दैट मीन्स कंप्यूट ऑप्टिमाइज। ये जो इंस्टेंसेस रहेंगे इसमें जो CPU पावर रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो ऐसे ही C5, C5A, C5N, तो ये यहाँ पे इनके कॉन्फ़िगरेशंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो एज पर योर रिक्वायरमेंट, आपको कंप्यूट ऑप्टिमाइज चाहिए या मेमोरी। अब मेमोरी ऑप्टिमाइज में आप जाओगे तो R से स्टार्ट होता है, दैट मीन्स रैम से आप इसको याद रख सकते हैं। मेमोरी ऑप्टिमाइज इंस्टेंस आर डिजाइन टू डिलीवर फास्ट परफॉर्मेंस फॉर वर्कलोड दैट प्रोसेस लार्ज डेटा सेट इन मेमोरी। तो इसमें मेमोरी ज़्यादा होती है, R से आप याद रख सकते हो, जैसे R सीरीज से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये मेमोरी ऑप्टिमाइजर, इसमें X वाली भी एक सीरीज है, ऑप्टिमाइज इन हाई परफॉर्मेंस डेटाबेस इन मेमोरी डेटाबेस दैट अदर मेमोरी इंटेंसिव एक्सपीरियंस एप्लीकेशन X1E इंस्टेंस ऑफर। तो ये एक और सीरीज है, उसके अंदर मेमोरी ऑप्टिमाइज के अंदर में, इसमें भी आपको देखो इसमें मेमोरी कितना है, 122 GB मेमोरी इसमें लगा हुआ है। तो ये एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं, एक्स का मतलब एक्सट्रीम लेवल पे वो आपको मेमोरी प्रोवाइड करते हैं। इसमें एक और है हाई मेमोरी में भी एक है, देखो यहाँ पे कितनी मेमोरी लगी हुई है। तो 6144 GB की मेमोरी है इस बेयर मेटल में। तो ये एक खुद में एक बेयर मेटल डिवाइस होगा जिसमें आपको मेमोरी ऑप्टिमाइज करके दिया। तो दिस इज द मेमोरी ऑप्टिमाइज। आप देख सकते हो R से स्टार्ट होता है, कंप्यूट ऑप्टिमाइज C से स्टार्ट होता है, और एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग में आप देख सकते हो P से ये स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग इंस्टेंस यूज हार्डवेयर एक्सेलरेटेड और को प्रोसेसर्स, ओके, को प्रोसेसर्स। अब इसमें को प्रोसेसर्स होते हैं जो
इस कंप्यूटिंग को एनहांस करते हैं। तो इसमें यहाँ पे दिया हुआ है देखो, अप टू 8 एनवीडिया टेस्ला। तो ये जो एनवीडिया है, एनवीडिया किस में काम करती है? एक्चुअली ये हमारे ग्राफिक्स कार्ड के लिए काम करती है। तो इसमें ग्राफिक्स कार्ड, ग्राफिक्स रिलेटेड जो भी एक्टिविटी हम लोग करने वाले हैं, उससे रिलेटेड जो भी सर्वर हम लोग बिल्ड करने वाले हैं, तो ये सीरीज हम लोग यहाँ पे लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है P3 इंस्टेंस, P2 इंस्टेंस, इंफ्रा 1, INF1, ऐसा ये इसकी सीरीज है। G4, G3, F1, तो ये सारे इसके टाइप है। उसके बाद स्टोरेज ऑप्टिमाइज में आप आओगे तो ये स्टार्ट होता है I से, D और H। तो I से ज़्यादातर याद रख सकते हैं हम लोग, इंस्टेंस फैमिली इसको बोलते हैं। दिस इंस्टेंस फैमिली प्रोवाइड नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेशन। तो इसके आप कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे तो लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, ये ऐसे इसके कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पे दिए हुए हैं। उसके बाद में इंस्टेंस फीचर्स, यहाँ पे आपको इसके फीचर्स आपको देखना है तो आप फीचर्स वगैरह देख सकते हैं। तो ये इसके हम लोगों ने टाइप्स देखेंगे। ये तो हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज EC2। EC2 इंस्टेंस क्या होता है? इज अ वर्चुअल मशीन। ये उसके डिफरेंट कैटेगरीज है। कैटेगरीज के अकॉर्डिंग आपका जो रिक्वायरमेंट है, आप वो तरह का मशीन सेलेक्ट करके आप उसमें इंस्टेंस बना सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। उसके बाद में ये मशीन्स बनती कैसे है? तो ये मशीन्स बनती है AMI से। व्हाट इज AMI? AMI इज अ टेम्पलेट दैट कंटेन्स द सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सर्वर एंड एप्लीकेशंस। तो इसमें क्या होता है? ऑलरेडी आपके रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होते हैं और इज अ टेम्पलेट की तरह होता है। जैसे कि हम लोग वर्चुअल मशीन बनाते हैं हमारे वर्चुअल बॉक्स में, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ISO यूज करते हैं। तो ये जैसे इमेज में मैंने लिया हुआ, ये ISO इमेज है, ये उबंटू का एक ISO इमेज है। ये हम लोग क्या करते हैं? इस ISO इमेज को हम लोग वर्चुअल बॉक्स में लगाते हैं और वर्चुअल बॉक्स के ऊपर से हम लोग इस ISO इमेज के ऊपर से हम लोग एक वर्चुअल मशीन बनाते हैं। तो दैट ISO इमेज इज नथिंग बट अ टेम्पलेट जैसा ही काम करती है। उसके अंदर में जो रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर होते हैं वो उसके अंदर जाते हैं। बाद में जो कॉन्फ़िगरेशन है, मशीन का जो कॉन्फ़िगरेशन है, वो एक मदरबोर्ड होता है, स्टोरेज रहता है, जो भी हार्ड डिस्क है वो होता है, और एक ये ISO होता है। तो ISO के ऊपर से हम लोग मदरबोर्ड में जो भी कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो ISO में क्या होता है? रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वो इंस्टॉल होते हैं आपके हार्ड डिस्क में, और फिर आप ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका वर्चुअल मशीन है वो बनाते हैं। वैसे ही AMI इज अ टेम्पलेट, ये टेम्पलेट रहता है और इस टेम्पलेट का यूज करके हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम डिप्लॉय करते हैं। ठीक है। सो यू कैन सेलेक्ट एन AMI प्रोवाइडेड बाय AWS। तो या तो आप AWS से ले लो वो AMI, या तो फिर आप कम्युनिटी रिलेटेड, कम्युनिटी है बहुत सारी, उनसे ले लो, या फिर आप खुद का AWS का मार्केट प्लेस है, वहाँ से ये परचेस करना पड़ता है, ये वहाँ से आप ले सकते हो, या फिर आप खुद का AMI बनाकर उसको यूज़ कर सकते हो। जैसे आपने एक वर्चुअल मशीन बनाया है, उस वर्चुअल मशीन का आपने इमेज बना लिया, तो वो इमेज आप बाद में एज एन AMI आप यूज़ कर सकते हो। तो ये इसका एक एग्जाम्पल मैंने लिया है। जैसे कि जब हम लोग वर्चुअल मशीन बनाएंगे तो वो टाइम में आपको पहले AMI सेलेक्ट करना पड़ता है, मतलब कि आपको एक ISO इमेज सेलेक्ट करनी पड़ती है। तो इस बोल रहा है ये Amazon Linux 2 is a free tier, Amazon Linux 2 AMI, ओके, HVM SSD वॉल्यूम टाइप। तो ये किसके साथ कॉम्पिटिबल होगा? SSD वॉल्यूम टाइप। और इसका जो वर्चुअलाइजेशन टाइप है इज HVM। ये HVM क्या होता है हम लोग देखेंगे। और ये इसकी ID है, इस इमेज जो AMI है उसकी ये ID है, AMI से स्टार्ट होती है इसकी ID, ओके। और ये 64 बिट 86 मतलब 32 बिट भी अवेलेबल है और 64 बिट भी अवेलेबल है। अब इसके अंदर क्या क्या इंस्टॉल्ड है? इसके अंदर इंस्टॉल्ड है सिस्टम डी, मतलब ये जो लिनक्स मशीन है, ये लिनक्स मशीन में आपका सिस्टम डी चलेगा, इसमें इनिट नहीं है। ठीक है। जो हम लोग जो ओल्ड लिनक्स था हमारा 6.5, उसमें हमारा क्या होता था? इनिट प्रोसेस होती थी, इसमें रहेगी सिस्टम डी। ये मतलब
इज अ एग्जांपल, हम ये एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं। तो ये एक इमेज है, ये AMI है जिसमें कर्नल होगा 4.14 और इसमें इंस्टॉल्ड रहेगा सिस्टम D होगा इसमें। इसमें आप देख सकते हो GCC है, मतलब कंपाइलर है GCC, वैसे ही glib है। ये एक और पैकेज है, ये इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। उसके बाद में इसका जो रूट डिवाइस होगा वो होगा EBS, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। तो जो आप इसमें जब रूट पार्टीशन जो बनेगा वो हमारे EBS में बनेगा, बट इसमें अभी जो बूट पार्टीशन होगा /boot, जो हमारा पार्टीशन होता है जिसके अंदर एक्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है, वो इस AMI के थ्रू ही बनेगा। और उसका एक्सेस जब मशीन बन जाएगा, जब वर्चुअल मशीन बन जाएगा, हम लोग जब लॉगिन लेंगे उसमें, तो उसमें आपको /boot दिखाई नहीं देगा, आपको सिर्फ दिखाई देगा /root। ठीक है, रूट पार्टीशन ही उसके अंदर दिखाई देगा और जो भी चीज़ें आप बनाओगे वो रूट पार्टीशन में जाएगा। तो वो रूट पार्टीशन किस में बनेगा, वो EBS के अंदर बनेगा, जो एक्स्ट्रा डिस्क हम लोग अटैच करेंगे इस वर्चुअल मशीन को बनाने के टाइम। और इसमें जो वर्चुअलाइजेशन टाइप यहाँ पे लिया हुआ है HVM लिया हुआ है, और ENA इनेबल्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। व्हाट इज ENA? ENA यहाँ पे लिखा है मैंने, इनेबलिंग एनहांस नेटवर्किंग विद इलास्टिक नेटवर्क एडाप्टर। तो इसमें आप एक्स्ट्रा में इलास्टिक नेटवर्क एडाप्टर इंस्टॉल कर सकते हो। और SSD को सपोर्ट करेगा ये। तो SSD क्या होता है? और सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, तो ये सॉलिड स्टेट ड्राइव को भी सपोर्ट करेगी ये AMI। और वर्चुअलाइजेशन टाइप हम लोग देखते हैं। तो वर्चुअलाइजेशन टाइप क्या होता है? लिनक्स अमेज़न मशीन इमेज, जो हमारी AMI है, यूज वन ऑफ द 2 टाइप ऑफ वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, तो एक तो पैरा वर्चुअल होता है और एक होता है हार्डवेयर वर्चुअल मशीन, HVM। तो हार्डवेयर वर्चुअल मशीन में क्या होता है? This main difference between PV and HVM AMI are the way in which they boot and whether they can take advantage of special hardware extension like CPU, network and storage for better performance। तो क्या होगा? पैरा वर्चुअल जो डिवाइस होगा, पैरा वर्चुअल जो वर्चुअलाइजेशन होगा, उसमें क्या होगा? जो वर्चुअल मशीन्स बनेंगे जिस बेयर मेटल हार्डवेयर में बनेंगे, that will not support the virtualization but taking the help of other devices, बाकी डिवाइस की हेल्प लेकर ये वर्चुअलाइजेशन को इनेबल करेंगे। किसमें? पैरा वर्चुअल मशीन्स में। और HVM में क्या होगा? HVM machines are presented with fully virtualized set of hardware and boot by executing the MBR of the root block device। मतलब ये जो HVM है, ये जो बेयर मेटल डिवाइस होगा जिसके ऊपर वर्चुअलाइजेशन किया होगा, वो वहीं से बूट होगा। बट पैरा वर्चुअल मशीन में ऐसा नहीं होगा। वो उस डिवाइस के लिए यूज किया होता है जो डिवाइस वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट नहीं करते, बट अगेन वी आर मेकिंग देम टू वर्चुअलाइज बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ अदर डिवाइस। दूसरे डिवाइस की हेल्प लेके उसको हम लोग वर्चुअलाइज करते हैं, उस एनवायरनमेंट को वर्चुअलाइज करते हैं। और HVM में क्या होगा? दिस वर्चुअलाइजेशन टाइप प्रोवाइड द एबिलिटी टू रन एन ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली ऑन टॉप ऑफ वर्चुअल मशीन विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। तो HVM मशीन्स जो होंगे वो किसी की हेल्प नहीं लेंगे, ये सीधा बेयर मेटल डिवाइस के ऊपर में वर्चुअलाइजेशन जो होगा उसके ऊपर वर्चुअल मशीन बना होगा। सो इफ इट वेयर रन ऑन बेयर मेटल, yes sorry to interrupt. Actually I'm having a question. Okay, whenever we install virtual machines on any other hypervisor technology like VMware or Hyper-V, okay, or any other like KVM, there we get para virtualized drivers. So it is like the same like concept which is been explained here of para virtual and HVM, or it's different? Yes, exactly. तो जो AWS ने यूज किया है वो यही टेक्नोलॉजी यूज करके उन्होंने अपना डेटा सेंटर बनाया हुआ है। HVM, PV ये सब यूज करके, हाइपरवाइजर, बेयर मेटल डिवाइस ये सब यूज करके ही उसने अपना वर्चुअल जो डेटा सेंटर बनाया है और उसके ऊपर जो वर्चुअल मशीन बन रहे हैं वही हम लोग रेंट करते हैं। तो ये कुछ अलग कंसेप्ट नहीं है, दैट इज द सेम कंसेप्ट व्हिच यू आर
जो आप अभी बता रहे हो वही कंसेप्ट है यहाँ पे, ये वही पैरा वर्चुअल कंसेप्ट है। तो मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पे जो टाइप होगा, यहाँ पे लिखा होगा वर्चुअलाइजेशन टाइप, तो यहाँ पे लिखा होगा HVM या फिर PV। तो आई गेस एज यू नो HVM इज बेटर देन PV, बिकॉज HVM खुद ही अपने बेयर मेटल डिवाइस से बूट होता है और सारे ड्राइवर्स वगैरह जो होते हैं उसी एक डिवाइस डायरेक्टली यूज करते हैं, फ्रॉम हार्डवेयर डायरेक्टली। ओके, यस। सो HVM इज बेटर देन PV आई गेस, राइट। तो ये AMI जो होगा हमारा, AMI में ही वो लिखा होगा कि इज अ HVM और PV। in PV we just like attach other we take support of other software which are not present on the current hardware, right? Yes, correct. And in HV तो we यहाँ पे direct मैंने take resources from the hardware bare metal, right? Okay, thanks. तो यहाँ पे डेफिनेशन हमने लिखा भी है, PV AMI boot with special bootloader called PV grub. So here the grub is from other source which start the boot cycle and then chain loads the kernel specified in the menu.lst file. तो ये एक boot फाइल है, इसके अंदर से वो बूट करना स्टार्ट करता है फाइल ऑन योर इमेज। पैरा वर्चुअल गेस्ट कैन रन ऑन होस्ट हार्डवेयर that does not have explicit support for virtualization। तो ये वही बोल रहा है जिसमें डायरेक्टली वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो हम लोग एक्स्ट्रा डिवाइसेस कनेक्ट करके वर्चुअलाइजेशन इनेबल करते हैं, बट दे कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ स्पेशल हार्डवेयर एक्सटेंशन सच एज एनहांस्ड नेटवर्किंग और GPU प्रोसेसिंग। सो एनहांस्ड नेटवर्किंग एंड GPU जो प्रोसेसिंग है, जो एक्सेलरेटेड हम लोग कंप्यूट पावर जो देख रहे थे, वो इसमें सपोर्ट नहीं कर रहा है PV के अंदर में, बट HVM में वो फुल्ली सपोर्टेबल, राइट। तो ये वर्चुअलाइजेशन टाइप AWS यूज करता है टू क्रिएट AMI, और उस AMI के ऊपर में डिजाइन टेम्पलेट, उसके ऊपर फिर हम लोग हमारा EC2 इंस्टेंस टाइप चूज करते हैं और फिर उसमें हम लोग हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके हम आगे प्रोसीड करते हैं। So let's go to launch EC2 instance और इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो मैं स्विच करता हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों को सर्विसेज में जाना है और उसके बाद में EC2 वाले सेक्शन में जाना है। आप देख सकते हो ये कंप्यूट कैटेगरी में आता है। EC2, लाइट सेल, लैम्डा, ये सब जो सर्विसेज है ये कंप्यूट वाले सेक्शन में आते हैं। तो मैं EC2 में जाता हूँ। मैं अभी हूँ मेरे रीजन मुंबई में, और जो EC2 इंस्टेंस होते हैं ये सबनेट के अंदर बनते हैं, ठीक है। और सबसे पहले मैं गया मेरे मुंबई रीजन में जाके मैं डैशबोर्ड में देख रहा हूँ, तो ये मेरा पूरा डैशबोर्ड है और यहाँ पे मुझे बोल रहा है रनिंग इंस्टेंस 0, इलास्टिक IP, वॉल्यूम, सिक्योरिटी ग्रुप, यहाँ आप देख सकते हो 5 सिक्योरिटी ग्रुप बने हुए हैं। की पेयर भी यहाँ पे एक दिख रहा है, व्हाट इज की पेयर हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग जाते हैं इंस्टेंस टाइप में। तो इंस्टेंसेस में भी वही चीज, जो रनिंग जो हमने इंस्टेंस बनाएंगे वो यहाँ पे दिखाई देगा हम लोगों को इंस्टेंसेस में। तो अभी हमारा एक भी इंस्टेंस नहीं है, और इंस्टेंस टाइप में आप यहाँ पे जाओगे पोर्टल में, तो यहाँ पे भी आपको जो डिफरेंट इंस्टेंसेस अवेलेबल है AWS के पास, वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। ये देख सकते हो आप, दिस आर द इंस्टेंस टाइप, और उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा वो सारा कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये ऐसे 4 पेजेस है, आप एक कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पे जा करके उसका डिटेल में देख सकते हो। अभी मैंने C5, मतलब कंप्यूट ऑप्टिमाइज, ये मशीन मेरा कंप्यूट ऑप्टिमाइज है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे उसकी डिटेल मिलती है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो वर्चुअल CPUs मेरे 16 रहेंगे, बेयर मेटल फॉल्स यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे कोर्स इसमें 8 है। तो इस तरीके से हम लोग और ये दो अवेलेबिलिटी जोन्स है, मतलब किसके अंदर बन सकते हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है, डिटेल में यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो ये तो इंस्टेंस टाइप था हम लोगों ने देखा।
उसके बाद लॉन्च टेम्पलेट में अगर आप आते हो तो आप खुद का भी टेम्पलेट बना सकते हो कि किस तरीके से मुझे EC2 बनाना है। तो वो टेम्पलेट के थ्रू आप जाओगे तो फिर आपको वो टेम्पलेट के थ्रू वो बूट होगा। अब हम लोग जाते हैं EC2 इंस्टेंस डैशबोर्ड में और हम लोग क्या करते हैं, एक इंस्टेंस लॉन्च करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया लॉन्च इंस्टेंस। अब लॉन्च इंस्टेंस जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो मैं सबसे पहले वो मुझे बोलेगा कि AMI चूज करो। लेट इट बी लोड। ओके, तो ये आ गए हम लोग हमारे AMI सेक्शन पे। तो ये पहले हम लोग को बोल रहा है कि चूज एन AMI मशीन इमेज। मतलब जैसे कि आपका हार्डवेयर मशीन है, हार्डवेयर मशीन पे आप वर्चुअल बॉक्स बनाने वाले हैं, तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करोगे ना कि मैं कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डालूंगा वहाँ पे, रेड हैट डालूंगा या फिर उबंटू डालूंगा या CentOS डालूंगा, ये पहले आप डिसाइड करोगे। तो यहाँ पे वो वही पूछ रहा है कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डालना चाहते हो। तो मैं बोल रहा हूँ कि मुझे रेड हैट का ISO डालना है मेरे हार्डवेयर मशीन पे, तो मैं यहाँ पे रेड हैट ले लेता हूँ। विकास, में कोई क्वेश्चन है? क्वेश्चन? या now if suppose we host a Windows operating system in this AMI image, okay, will it take HVM? Can we create HVM VM using HVM virtualization? Yes, it's available here. You can see I'm on AMI section में यहीं पर हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन टाइप HVM दिया हुआ है। तो अगर वो अवेलेबल है, AWS के पास अवेलेबल है, आप यहाँ पे देख सकते हो। My AMI भी दिया हुआ है, AWS मार्केटप्लेस, कम्युनिटी AMI, ठीक है। तो My AMI अगर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बट यू हैव योर ओन HVM मशीन, तो आप उसका एक वर्चुअल मशीन बना के यू कैन अपलोड इनटू AWS और फिर उसका एक इमेज बना के आप उसको एज अ AMI यूज कर सकते हो अगर नहीं है तो। बट अगेन AWS के पास होता है ऑप्शन अवेलेबल है, तो ये विंडोज यहाँ पे अवेलेबल है, वर्चुअलाइजेशन या HVM है, दिखाई देता है यहाँ सभी जितने भी AMIs है। यस, हाँ, मतलब मेरा क्वेश्चन एक्चुअली मेरे को क्यों आया ये विंडोज का, क्योंकि जब भी हम लोग, मैंने देखा था कि जब भी हम लोग ओपन सोर्स किसी KVM पे या प्रॉक्समॉक्स पे हम लोग विंडोज का VM क्रिएट करते हैं ना, तो वो कम्प्लीटली उसके HVM के रिसोर्सेस नहीं लेता है। तो मोस्ट ऑफ द अपने को डिवाइसेस पैरा वर्चुअलाइज के ही ड्राइवर्स उसमें ऐड करने पड़ते हैं जो सपोर्ट नहीं करते उसको, लिनक्स बेस्ड हाइपरवाइजर को। राइट। तो मतलब इसमें नहीं करना पड़ता, राइट? AWS, हाँ, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, AMI ऑलरेडी अवेलेबल है। बट इन केस इफ यू फील कि आपको जो रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे नहीं है, तो यू कैन डू दैट। ओके, राइट। तो हम लोग जाते हैं, अभी रेड हैट सेलेक्ट करते हैं। रेड हैट लेता हूँ, जब मैं फ्री टियर पे ही अभी सेलेक्शन करूंगा, क्योंकि इसमें CentOS या बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी है जो आप सेलेक्ट करके काम कर सकते हो। और कुछ AMIs होते हैं जिसके अंदर ऑलरेडी प्री करते हैं वो, मतलब कि आप जैसे कोई GitLab का AMI बना रहे हो, GitLab आपको सॉफ्टवेयर डालना है, जैसे कि आपने रेड हैट लिया, AMI मशीन बनाया और उसके ऊपर GitLab आप डालोगे, तो इससे अच्छा है आप GitLab वाला ही AMI ले लो और उससे मशीन बना लो, तो आपका ऐसा टाइम सेव हो जाएगा। तो देखोगे तो आपको एक लंबी लिस्ट दिखाई देगी। विंडोज के बहुत सारे यहाँ पे इंस्टेंस है, HVM और PV के इसमें कम दिखेंगे, बट HVM के ज़्यादा है। AWS HVM के ही सपोर्ट करता है बिकॉज ये बेटर ऑप्शन है वर्चुअलाइजेशन का। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रेड हैट का मशीन, रेड हैट 8 हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, विच इज़ फ्री टियर, यही लेते हैं हम लोग। ये मैंने सेलेक्ट किया, 64 बिट 86 सेलेक्ट कर लिया। अब ये मैंने सेलेक्ट किया मेरा ISO एज एन ISO। अब मुझे सेलेक्ट करना है मशीन। ओके, तो मशीन क्या होती है, जैसे मदरबोर्ड होता है आपका, मदरबोर्ड में आपकी रैम होती है 2GB 3GB, उसके ऊपर प्रोसेसर्स लगा होता है, तो वो आप सेलेक्ट कर रहे हो। आप मशीन का टाइप सेलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो फ्री टियर है मैं वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये फ्री टियर मशीन में क्या है, देखो, एक CPU है, 1GB मेमोरी है, EBS इसमें सपोर्ट मिलेगा मुझे, तो मैं ये मशीन सेलेक्ट कर रहा हूँ। जनरल पर्पस मशीन मैंने T2 सेलेक्ट कर लिया।
उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि गो फॉर नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन डिटेल। अब ये नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन डिटेल है। उसके बाद यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो नंबर ऑफ इंस्टेंस, मतलब सेम इंस्टेंस आप कितने बनाना चाहते हो। आप अगर यहाँ पे 10 कर दोगे एट अ टाइम 10 मशीन्स बन जाएंगे। तो मैं फिलहाल यहाँ पे 1 ही लेता हूँ। और अब देखो यहाँ पे मुझे पूछ रहा है नेटवर्क का डिटेल, ठीक है। तो ये जो नेटवर्किंग का जो डिटेल है यहाँ पे वो मुझे पूछेगा आपको किस वीपीसी में ये मशीन बनाना है। तो मैं बोलूँगा मेरे माई वीपीसी जो मैंने बनाया था उसके अंदर। और ये मुझे बोल रहा है कि सबनेट चूज करो। आप देखो यहाँ पे आ गए जो पब्लिक प्राइवेट मैंने लिए थे, ठीक है। तो मैं इसको बना रहा हूँ पहले पब्लिक 1A में। मैं ये मशीन को पब्लिक में रखूंगा सो दैट कि मैं इसको कनेक्ट कर पाऊँ। मैं इसमें रख दिया इसको। उसके बाद में ये बोल रहा है ऑटो असाइन पब्लिक आईपी। तो इसमें एक ऑप्शन है यूज सबनेट सेटिंग, मतलब अगर सबनेट में मैंने कोई सेटिंग कर दी है कि जो भी मशीन मेरे इस सबनेट पे बनेंगे वो ऑटोमेटिक पब्लिक आईपी ले लेंगे। तो मेरे सबनेट में अभी वो सेटिंग इनेबल नहीं है, तो मैं यहाँ पे ही सेलेक्ट कर रहा हूँ इनेबल ऑप्शन, मतलब ये मशीन जो मेरा बनेगा उसको पब्लिक आईपी असाइन हो जाएगा, ठीक है। और कैपेसिटी रिजर्वेशन ये ऑप्शन में नहीं दे रहा हूँ। आई एम रोल अटैच नहीं कर रहा हूँ। शट डाउन बिहेवियर जो होता है, शट डाउन बिहेवियर आपने स्टॉप रखा है, तो जब आप शट डाउन करोगे तो स्टॉप ही होगा। लेकिन आप टर्मिनेट वाला ऑप्शन यहाँ रख दोगे तो जब आप मशीन को शट डाउन करोगे तो टर्मिनेट ऑप्शन उसको सेलेक्ट करेगा। तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल वही रख रहा हूँ। उसके बाद में ये एक टेनेंसी वाला एक ऑप्शन है जो हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो टेनेंसी में मुझे 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं। एक शेयर्ड है, डेडिकेटेड है, रन अ डेडिकेटेड इंस्टेंस, और एक ऑप्शन है डेडिकेटेड होस्ट, लॉन्च दिस इंस्टेंस ऑन अ डेडिकेटेड होस्ट। एक डेडिकेटेड होस्ट में कोई इंस्टेंस बनाना है या फिर पूरा का पूरा होस्ट ही डेडिकेटेड आपको रखना है। तो ये ऑप्शंस 3 है, ये हम लोग आगे देखेंगे टेनेंसी क्या क्या होती है देखें। तो अभी हम लोग फिलहाल लेने वाले हैं शेयर्ड, रन अ शेयर्ड हार्डवेयर इंस्टेंस, ये सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में नेटवर्क इंटरफेस, ये डिफॉल्ट जो ये ले रहा है ETH0, ये यहाँ हम लोग लेने वाले हैं। और इसको जो प्राइवेट वाला आईपी जो असाइन होगा वो ऑटो असाइन रख रहा है। आप एक्स्ट्रा सेकेंडरी आईपी भी इसमें असाइन कर सकते हो, लेकिन जब आप एक्स्ट्रा आईपी यहाँ असाइन करोगे तो उसको एक्स्ट्रा प्राइवेट आईपी मिलेगा, और जो अडाप्टर अटैच होगा इसके साथ दैट इज कॉल्ड इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस, ENI। तो वो जब आप अटैच करोगे तो उसका चार्जेस आपको पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा ENI का। तो एक अलग से प्राइवेट आईपी उसको अटैच हो जाएगा। उसके बाद में ये एक सेक्शन है, यहाँ पे आप कोई भी स्क्रिप्ट अगर लिखते हो जैसे yum इंस्टॉल, और मैं यहाँ पे HTTPD कर देता हूँ, तो जब ये मशीन बनेगा मेरा, तो मशीन बनने के टाइम में ये कमांड वहाँ पे रन हो जाएंगे। तो जैसी मशीन बूट होगा ये कमांड वहाँ पे जाके रन हो जाएंगे। इज व्हाट यू कैन से, ये बूट टाइम में जो कमांड और बूट टाइम के जो कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। उसके बाद मैं जाता हूँ नेक्स्ट, ऐड स्टोरेज का ऑप्शन मुझे यहाँ पे दिखता है। यहाँ पे मैं आता हूँ, तो जैसा कि हम लोगों ने AMI में देखा था, जो हमारा रूट वॉल्यूम होगा वो हमारा EBS में होगा, और जो पार्टीशन बनेगा वो बनेगा dev SDA1। तो मेरा ये पहला पार्टीशन है इसलिए ये 1 है यहाँ पे, और इसका जो साइज होगा वो 10 GB लिया हुआ है, बट आप 30 GB तक ले सकते हो। 30 GB तक फ्री, आपको फ्री टियर में आता है, तो आप ये 30 GB भी ले सकते हो। मैं यहाँ फिलहाल 10 GB ले रहा हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें वॉल्यूम टाइप दिए हुए हैं। तो वॉल्यूम के भी टाइप होते हैं, जैसे जनरल पर्पस SSD, प्रोविजनड IOPS SSD, मतलब आपको हाई इनपुट आउटपुट चाहिए तो उस केस पे आप प्रोविजनड IOPS हार्ड डिस्क ले सकते हो। उसके बाद एनक्रिप्शन भी हम लोग कर सकते हैं, जो हमारा डेटा इसके अंदर सेव होगा वो एनक्रिप्टेड हो सकता है। उसके लिए हम लोगों को पहले KMS सर्विस यूज करके की बनानी पड़ेगी, और वो की यहाँ पे अटैच करनी पड़ेगी। अगेन एनक्रिप्शन वाली जो भी सर्विस रहेगी वो चार्जेबल रहेगी, तो ये हम लोग नहीं ले रहे हैं फिलहाल। आप एक्स्ट्रा एक और वॉल्यूम इसमें अटैच कर सकते हो। तो मैं डिफॉल्ट एक वॉल्यूम इसमें अटैच कर रहा हूँ और मैं आगे जा रहा हूँ। उसके बाद में ये एक ऑप्शन है ऐड टैग्स, यहाँ पे मैं ऐड टैग्स में जा रहा हूँ। यहाँ पे बोलता हूँ जैसे नेम इज इक्वल टू माई EC2, मैंने इसको बोल दिया, तो ये इसका नेम एज अ टैग यहाँ पे अटैच हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सिक्योरिटी ग्रुप वाला, ठीक है।
तो ये सिक्योरिटी ग्रुप में जब भी आप मशीन बनाओगे तो एक नया बाय डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप बनेगा, जैसे उसमें होगा SSH सर्विस बाय डिफॉल्ट इनेबल होगा, और वो सारे इनकमिंग जो ट्रैफिक है उन सब के लिए वो इनेबल हो जाएगा। तो मुझे ये नहीं करना है, मुझे मेरा जो एग्जिस्टिंग एक सिक्योरिटी ग्रुप है वो मुझे चूज करना है। तो मैंने एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाया था, मेरा उस सिक्योरिटी ग्रुप का नाम था MySG, वो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, उसमें मैंने SSH अलाउ किया था। और अब देख सकते हैं यहाँ पे मैंने SSH अलाउ किया हुआ है, वो मैं यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद मैं बोलता हूँ, ये एक रिव्यू है, आप देख सकते हो उसमें जो जो डिटेल मैंने किए हैं वो सारी चीज आप एक बार रिव्यू करने के बाद में आप लॉन्च करोगे। जैसे ही लॉन्च करोगे फिर वो आपको पूछेगा की पेयर के बारे में। तो जो भी EC2 इंस्टेंस हमारा क्लाउड में बनता है उसको हम डायरेक्टली पासवर्ड, यूजर नेम में पासवर्ड के थ्रू लॉगिन नहीं कर सकते हैं। उसमें जो लॉगिन हम लोग करते हैं वो एक एनक्रिप्टेड की के फॉर्म में हम लोग उसको एक्सेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट आईपी। प्राइवेट एक पब्लिक आईपी का एक डॉट पेम वाला एक फाइल हमारा यहाँ पे बनता है। ये पेम वाले फाइल को हम लोग प्राइवेट और पब्लिक आईपी में कन्वर्ट करके फिर उसको हम लोग कन्वर्ट करके उसको यूज करेंगे। ये सेम है यहाँ पे बोल रहा हूँ, मेरा ऑलरेडी के लिए हम लोग जो क्रिएट करते हैं प्राइवेट की ऑथेंटिकेशन वाया प्राइवेट की, ये सेम है ना लिनक्स का जो कंसेप्ट में हम लोग करते हैं SSH में? सेम है। ओके। ये की पेयर क्या है, इसका एक और स्लाइड है, हम लोग मैं आपको उसमें बता दूं। फिलहाल ये देख लो कि एक की पेयर हमने लिया है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेरा की पेयर बना था, वही मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप नया भी यहीं पे बना सकते हो, यहीं पर एक नया बना सकते हो, या फिर आप जो ऑलरेडी आपका बना है वो सेलेक्ट कर रहे हो। तो मैंने ऑलरेडी एक की पेयर बनाया था, वो मैं ले लेता हूँ, या फिर मैं नया बना लेता हूँ, क्रिएट न्यू। यहाँ पे मैं बोल देता हूँ EC2 की, ठीक है, ये नाम मैंने दे दिया। EC2 नाम का मैंने एक की बनाया। मैं क्या कर रहा हूँ, अभी इसको डाउनलोड कर रहा हूँ। तो ये EC2 key.pem करके पेम फाइल इसमें बनेगा। डेस्कटॉप में मैं उसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसको बोलता हूँ लॉन्च इंस्टेंस। लॉन्च होगा, मैं जाऊंगा व्यू इंस्टेंसेस में। अभी मैं कहाँ हूँ, देखो इंस्टेंसेस वाले सेक्शन में हूँ, और ये मेरा EC2 मशीन बन रहा है। और ये इसका डिस्क्रिप्शन वाला सेक्शन है। यहाँ पे इसका आईडी है, इस इंस्टेंस का आईडी है, इसका स्टेट अभी पेंडिंग है। जब ये स्टेटस इसका रनिंग आ जाएगा तो हम लोग इसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये इसका पब्लिक आईपी है, ठीक है। हम लोगों ने एक ऑप्शन सेलेक्ट किया था कि ऑटो असाइन पब्लिक आईपी, तो उसके थ्रू इसने आईपी एड्रेस ले लिया। और ये इसका है प्राइवेट आईपी। तो ये प्राइवेट आईपी उसने कौन से रेंज से लिया है, जो हम लोगों ने सबनेट बनाया था हम लोगों का। यहाँ पे आप सबनेट देख सकते हो, कौन सा सबनेट हमने बनाया था। तो इसमें जो सबनेट हमने बनाया था, तो ये अवेलेबिलिटी जोन हम लोगों ने बनाया था, और इसमें सबनेट का नाम ये सबनेट का आईडी और ये सबनेट का नाम जो हम लोगों ने बनाया था, तो ये हमने पब्लिक में बनाया था। और इसका जो रेंज हम लोगों ने दिया था वो उस रेंज के अंदर, जो भी रेंज हम लोग ने इसके लिए दिया था उस रेंज के अंदर में उसने आईपी एड्रेस ले लिया है। ये उसका प्राइवेट आईपी एड्रेस है। अब यहाँ पे स्टेट आ गया रनिंग, ये रनिंग कंडीशन। अब हमें इसे कनेक्ट कैसे करना है, तो इसको कनेक्ट करने के लिए हम लोगों को जो मैंने डेस्कटॉप में मैंने मेरा की सेव किया था, ये EC2 key.pem फाइल है। तो ये अभी हम ये स्टेजेस। नीतीश, एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके, तो ये जो पेम फाइल है, ये अगर मैं लिनक्स टू लिनक्स कनेक्ट करना चाहता हूँ, जैसे मेरा एक लिनक्स मशीन है, ये अगर मेरा लिनक्स मशीन होता
तो डायरेक्टली मैं ये वाली की यूज करके मैं उसको कनेक्ट कर सकता था। तो ये कनेक्ट कैसे करना है, यहाँ पे आप जाओगे और कनेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, पहले मुझे ये जो ec2 key.pem फाइल है इसका मुझे परमिशन 400 करना है और उसके बाद में मुझे ssh-i इंसर्ट की ये डालना है और वो मशीन का IP एड्रेस में डालूंगा तो कनेक्ट हो जाएगा। बट व्हाट इन केस अगर मैं विंडोज से लिनक्स मशीन जो है मेरा क्लाउड में वो मुझे कनेक्ट करना है तो फिर मैं कैसे करूँगा, तो इसके लिए मुझे पुट्टी जैन सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ेगा। ये मेरा पुट्टी जैन है। जब आप पुट्टी इंस्टॉल करोगे, exe वर्जन आप इंस्टॉल करोगे तो उसके साथ में ये पुट्टी जनरेटर वहाँ पे इंस्टॉल होता है। उसमें जाना है आपको और यहाँ पे बोलना है लोड करके डेस्कटॉप में आना है जहाँ इसका पाथ होगा और यहाँ पे आपको बोलना है ऑल फाइल्स में आके आपको .pem फाइल यहाँ सेलेक्ट करना है और ये क्या बोलेगा, सक्सेसफुली इम्पोर्टेंट फॉरेन की, और इसमें प्राइवेट की और पब्लिक की के ऑप्शन मिले। अभी हमें क्या करना है, हमें सेव प्राइवेट की करना है बिकॉज पब्लिक की इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ऑन द मशीन। ठीक है, हम लोगों को प्राइवेट की सेव करना है विदाउट एनी पासफ्रेज और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ ec2 और इसका जो एक्सटेंशन रहेगा वो ppk रहेगा। ठीक है, ये मैं सेव कर देता हूँ। तो ये वाला जो मेरा की है ये मेरा प्राइवेट की यहाँ पे बन गया और ये जो मेरा मशीन है इसके अंदर में मेरा पब्लिक की ऑलरेडी स्टोर्ड है और उस पब्लिक की के थ्रू मैं इस प्राइवेट की का यूज करके कनेक्ट कर पाऊंगा। अब मुझे पुट्टी ओपन करना है, ये मेरा पुट्टी है और यहाँ पे मुझे जाके इसका जो पब्लिक है वो लेना है। प्राइवेट आईपी का यूज करके मैं कनेक्ट कर पाऊंगा क्या? नहीं, मुझे पब्लिक आईपी की जरूरत पड़ेगी बिकॉज मैं इंटरनेट में हूँ और मेरा मशीन AWS क्लाउड पे है। तो वो उसको मुझे रीच करने के लिए मुझे पब्लिक आईपी की जरूरत पड़ेगी। तो मुझे यहाँ पे लिखना है ec2 यूजर। ये एक डिफॉल्ट यूजर होता है मशीन में, बट अगर आप CentOS मशीन बनाओगे या फिर और कोई भी मशीन बनाओगे, जैसे विंडोज में एडमिनिस्ट्रेटर होता है, CentOS में CentOS ही नाम का एक यूजर होता है, उससे आप कनेक्ट करोगे। बट ये जो फ्री टियर वाला मशीन है इसका जो यूजर नेम होता है वो ec2 यूजर नाम का यूजर होता है और आप @ करने के बाद में IP एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है, पोर्ट नंबर सेम ही रखना है। उसके बाद आपको SSH में जाना है, ऑथ में जाना है और ब्राउज करके डेस्कटॉप में जाके ये जो आपने PPK फाइल बनाया था प्राइवेट की, यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइवेट की, वो आपको सेलेक्ट करना है, ओपन करना है। वापस आपको सेशन में आके सेव कर लेता हूँ मैं इसको मैं सेव कर देता हूँ ec2 नाम से, इसको सेव कर लिया। तो ये मेरा सेव हो गया। उसके बाद मैं ओपन करता हूँ। तो जैसे ही मैं ओपन करता हूँ तो ये मुझे ऑप्शन दे देता है फिंगरप्रिंट सेव करने के लिए। मैं यस करूँगा तो मेरी एक नोन की करके एक फाइल बनेगी इस सर्वर में। उसके अंदर में मेरे इस विंडोज मशीन है उसका ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फिंगरप्रिंट सेव हो जाएंगे। अभी मैं आया, ये मशीन मेरा लॉगिन हो गया, ये मेरा AWS मशीन है, मैं इसमें लॉगिन हो गया। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, आपको दिखाई देगा। अपीयरेंस चेंज, ठीक है। ये मैं मशीन में लॉगिन हो गया। आप देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये इसका होस्ट नेम है। इस मशीन का जो होस्ट नेम होता है वो उसके IP के ऊपर ही वो AWS ऑटोमेटिक रख देता है। ये आप चेंज कर सकते हो बाद में, बट बाय डिफॉल्ट जो होस्ट नेम होगा वो इसी IP के हिसाब से रहेगा। और ये हमारा यूजर है ec2 यूजर। अब हम लोग अगर जाते हैं cd करके .ssh के अंदर में और मैं ls करता हूँ, अंदर में एक फाइल बनता है ऑथराइज की। तो ये ऑथराइज की के अंदर में ही मेरा पब्लिक की स्टोर्ड है, इस की से रिलेटेड।
ये जो मेरा प्राइवेट की है इससे ही रिलेटेड मेरा ये पब्लिक की यहाँ पे स्टोर्ड है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये EC2 की का ये मेरा पब्लिक की है, इसके अंदर ऑलरेडी स्टोर्ड है, इसलिए मैं उसके थ्रू उसको लॉगिन कर पा रहा हूँ। मैं डायरेक्टली पासवर्ड के थ्रू इसको लॉगिन नहीं कर सकता। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक मशीन बनानी है, उसको मुझे प्राइवेट वाले सबनेट में डालना है और फिर हम लोग चेक करेंगे कि उसका लॉगिन कैसे मैं ले सकता हूँ। मैं एक और मशीन लॉन्च करता हूँ। ये मेरा रेडिट की मशीन में लेता हूँ उसको। सेम फ्री टियर ले लेता हूँ। एक इंस्टेंस मेरा VPC रहेगा जो हमने बनाया। अभी मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ प्राइवेट वन ए। ठीक है, प्राइवेट सबनेट में यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद में मैं बोल रहा हूँ ऑटो असाइन पब्लिक आईपी। मैं ये इनेबल बोल रहा हूँ बट देयर इज नो यूज बिकॉज दिस मशीन इज इन प्राइवेट सबनेट, तो कोई यूज ही नहीं है, वो पब्लिक आईपी लेगा ही नहीं। उसके बाद मैं IAM रोल नहीं ले रहा हूँ, कैपेसिटी रिजर्वेशन वगैरह मैं कुछ नहीं ले रहा हूँ, टेनेंसी में शेयर्ड ले रहा हूँ। उसके बाद नेटवर्क वगैरह कॉन्फ़िगरेशन में सेम रख रहा हूँ। सेम साइज का मैं डिवाइस बनाऊंगा और इसको जो नाम देने वाला हूँ मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ माय प्राइवेट EC2 नाम दे देता हूँ। ये मैंने नेम दे दिया। सिक्योरिटी ग्रुप मैं एग्जिस्टिंग वाला सिलेक्ट कर रहा हूँ, MySG रिव्यू एंड लॉन्च कर देता हूँ। और मैं यहाँ पे की अभी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे दो की है मेरे पास, एक ये मुम की है और एक EC2 की है, तो मैं EC2 की ही सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और इसको एक्नॉलेज करके मैं लॉन्च कर रहा हूँ। व्यू इंस्टेंसेस में अगर मैं जाता हूँ तो ये वाला जो मेरा मशीन है ये लॉन्च हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका सबनेट आईडी है ये, और ये प्राइवेट मशीन है। अब ये वाला जो मशीन है ये आईपी एड्रेस तो ले रहा है पब्लिक। लेट्स चेक कि ये कनेक्ट होता है या नहीं। इसका जो सिक्योरिटी ग्रुप था माय EC2 का, इसका सिक्योरिटी ग्रुप और इसका सिक्योरिटी ग्रुप जो था दोनों का सेम ही है। दोनों को हम लोगों ने सेम ही की पेयर यूज किया हुआ है और इसका हम लोगों ने बोला कि पब्लिक आईपी नहीं लेना चाहिए बट इसने लिया है। लेट्स ट्राई टू कनेक्ट दिस मशीन डायरेक्टली। यहाँ पे मैं लिखता हूँ EC2 यूजर, उसका आईपी डाला है और हमने सेम की पेयर यूज किया था, तो इसके लिए भी मैं सेम की पेयर के थ्रू इसको कनेक्ट करूंगा। सेशन में मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको बोलता हूँ प्राइवेट EC2 और इसको ओपन करो। यस, सारे इंस्टेंसेस के लिए हम लोग वो एक ही यूज करेंगे, जितने भी इंस्टेंसेस हम लोग क्रिएट करेंगे। यू कैन यूज, हाँ कर सकते हो। ओके ठीक है, अब ये जो मशीन मेरा प्राइवेट वाले सबनेट में था ये कनेक्ट नहीं हो रहा है। देख सकते हो आप, ये एरर दे दिया इसने, कनेक्शन टाइम आउट। जबकि मेरा जो सिक्योरिटी ग्रुप है इसके लिए भी मैंने सेम ही लिया है, इसके लिए भी मैंने सेम ही सिक्योरिटी ग्रुप लिया था। ये देखो MySG ये प्राइवेट के लिए भी है और जो मेरा MyEC2 है उसके लिए भी सेम ही सिक्योरिटी ग्रुप है। मतलब SSH दोनों के लिए अलाउ है। यहाँ पे SSH ब्लॉकिंग नहीं हो रही है कि SSH ब्लॉक हो रहा है और मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों नहीं कनेक्ट कर पा रहा हूँ? क्योंकि ये वाला मशीन को इंटरनेट कनेक्टिविटी है ही नहीं, तो ये मशीन में कैसे कनेक्ट करूँगा? ये मशीन कनेक्ट करने के लिए मुझे इस मशीन के थ्रू इस मशीन पे जाना पड़ेगा। तो मैं ऑलरेडी इस मशीन में हूँ, कौन से MyEC2 वाले मशीन में हूँ। ठीक है, अब यहाँ से मुझे क्या करना पड़ेगा, SSH करना पड़ेगा और इस मशीन ये वाला जो मेरा सिक्योरिटी की है जो की थी वो मुझे यहाँ डाउनलोड करके या तो मुझे ये वाली कमांड टाइप करनी पड़ेगी कनेक्ट करके। ये वाली जो EC2 है, ये जो मेरी की पेयर है, या तो मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा और इससे जो ये जो सारी कमांड है ये सारी कमांड के थ्रू मुझे ये प्राइवेट मशीन पे कनेक्ट करना पड़ेगा, या फिर मुझे इसका जो पब्लिक की है ये जो जनरेट हुआ है ये पब्लिक की, ये जो नया मशीन बना है इसके इस मशीन पे ऑलरेडी है, तो मुझे इसका प्राइवेट की यहाँ पे
बना के जनरेट करके सेव करके फिर उसके थ्रू मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मुझे ये नहीं करना है, मैं ये इतना मैनुअल वर्क नहीं करना चाहता हूँ। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, उस केस में आपको करना है पुट्टी में जाना है। पुट्टी में जाके आपको एक पेज एजेंट करके एक फाइल है वो डाउनलोड करना है। ठीक है, पेज एजेंट फाइल को आपको डाउनलोड करने के बाद में ये अभी मैं यहाँ से एग्जिट कर लेता हूँ, या फिर मैं आपको पहले शो करता हूँ कि कैसे कनेक्ट करेंगे। ये इतना मैनुअल वर्क करने की कोशिश करता हूँ, मैं SSH करता हूँ और ये जो मशीन है इसका IP डालता हूँ। ये मुझे बोलेगा फिंगरप्रिंट सेव करना है, सेव कर लिया उसने। ठीक है, लेकिन मुझे उसने परमिशन डिनाई कर दिया। ठीक है, परमिशन डिनाई कर दिया। अब ये वाला जो की है मुझे यहाँ पे डाउनलोड करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, डाउनलोड्स में जाना होगा और इसका जो URL है यहाँ पे wget करके मुझे वो की सेव करनी पड़ेगी। सॉरी, इसमें कमांड ही नहीं है, तो yum install wget, तो दिस कमांड हैज टू बी रन अंडर रूट यूजर। तो यहाँ पे आप लोग को sudo लगाना पड़ेगा। ये वाली PID ने इसको ब्लॉक करके रखा है। लेट्स किल दिस PID 4581। इसके बाद अगेन सेव कमांड, जो यूजर हम लोगों को विकास बाय डिफॉल्ट मिला है वो sudo यूजर है, राइट? और फिर बाद में हम लोग रूट वगैरह कर सकते हैं, राइट? कर सकते हैं। हाँ, आप सीधा वहाँ पे डालो पास wd root। हाँ हाँ, डायरेक्ट स्विच कर सकते हो रूट के अंदर, या तो फिर पास। नहीं, मेरा क्वेश्चन है कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता ना रूट के लिए अगर हम लोग यूज करेंगे तो? नहीं, कोई नहीं। आप पासवर्ड रीसेट कर सकते हो रूट का, और रूट में लॉगिन करके आप ये वाला यूजर चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब इसको डिसेबल करके डिलीट करके कोई नया यूजर बना सकते हो। ओके, दिस इज द डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन। जब आप करते हो तो ये डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलता है, बट यू कैन कस्टमाइज। हम लोगों ने रेड हैट चुना है, तो रेड हैट में इंस्टॉल करने के लिए काफ़ी परेशानी होती है क्योंकि वो अलाउ नहीं करता इजीली। अभी ये डाउनलोड कैसे करेंगे हम लोग, क्योंकि उसका ये सब नहीं है ना शायद। अरे उसके लिए सब्सक्रिप्शन का हम लोगों को ये डालना पड़ता है ना उसमें। हाँ, राइट।